हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी की क्लास करने वाले हैं और आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर पार्ट नंबर 2 है। कंपनी जो अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं और कंपनी अकाउंट में हम लोगों ने पिछली क्लास में किया हुआ था कि इशू ऑफ शेयर, उनसे संबंधित जो उनके प्रकार की बात की गई थी और कंपनी के लेखे जिन्हें बोलते हैं। अब हम लोग आज देखेंगे फॉर फीचर के बारे में और रिडम्पशन के बारे में। अंशों का हरण और शोधन से जो एमसीक्यू आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 13 है। हम लोगों ने अभी तक एक एक करके क्लास को कंटिन्यूस कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को और अच्छी जानकारी दे सकें कि अकाउंटेंसी के बारे में पूरा जो टॉपिक है, पूरे के पूरे टॉपिक आप लोगों को इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे हम लोग बात करें झारखंड की, चाहे हम लोग बात करें यूपी टेट की, चाहे हम लोग बात करें एमपी की, चाहे किसी भी स्टेट की बात करें, हम लोगों का ये जो है ये क्लास से बहुत सी चीज़ें आप लोगों की बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और एमसीक्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि आफ्टर द री इशू ऑफ फॉर फीचर शेयर द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड। मतलब कि अगर हम लोग फॉर फीचर करते हैं, ठीक है, और फॉर फीचर करने के बाद जो फिर उसके बाद री इशू करते हैं, री इशू करने के बाद जो अमाउंट बचती है फॉर फीचर अकाउंट में उसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? अप्राप्त अंशों, मतलब कि अपहरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अपहरण अंशों के खातों का शेष हस्तांतरित होगा। मतलब फॉर फीचर अकाउंट का जो शेष है वो कहाँ पर हम लोग हस्तांतरित करते हैं? तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व, कैपिटल शेयर कैपिटल में लिख देते हैं या फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो है ट्रांसफ़र हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग कहाँ करते हैं उसका ट्रांसफ़र? कैपिटल रिजर्व में करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम लोग का लिखते हैं कि शेयर कैपिटल, जब हम लोग फॉर फीचर की एंट्री डालते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखते हैं और 2 में उन कॉलों को लिखते हैं जो कॉलें हमें नहीं मिलती हैं, तो यहाँ में हम लोग लिखते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है, और उसके बाद लिख देते हैं फॉर फीचर, ठीक है, फॉर फीचर अकाउंट। अब उसके बाद हम लोग अगर रीइशू करते हैं तो रीइशू में हम लोग क्या लिखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो हम लोगों ने रीइशू जो किया है वो डिस्काउंट पर किया है तो फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट और 2 में शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसा हम लोगों का आता है और ये पैसा हम लोगों को नहीं मिला है, इसीलिए शेयर कैपिटल क्या है? डेबिट है। और जब पैसा आता है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। तो शेष अमाउंट देखिए, यहाँ पे फॉर फीचर अमाउंट जो है, एक फॉर फीचर यहाँ पे क्रेडिट है और एक फॉर फीचर यहाँ पे डेबिट है। तो जो शेष अमाउंट बचती है वो हम लोग कहाँ लिख देते हैं? कैपिटल रिजर्व में लिख देते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड इशू एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, ठीक है, सही नहीं है, किसको मतलब ध्यान में रखते हुए? शेयरों के हरण के संबंध में। तो ऐसा कौन सा जो है नियम ये गलत लिखा हुआ है? तो पहला नियम है कि प्रत्येक याचना के लिए कम से कम 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। तो ये नियम तो बिल्कुल सही नियम है कि अगर हम लोगों को कॉल्स कर रहे हैं और उसमें अगर नोटिस की बात करते हैं तो 14 दिनों का उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए। तो ये नियम तो बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है सही नहीं है, ठीक है, तो हमें वह बताना है। लगातार दो शेयर याचनाओं के बीच कम से कम 30 दिनों का अंतराल होना चाहिए। मतलब कि फर्स्ट कॉल और मान लो सेकंड कॉल हम लोग करते हैं तो इन दोनों में जो अंतर होना चाहिए वो कम से कम 30 दिनों का अंतर होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। शेयर के अंकित मूल्य का
40% से अधिक याचना के एक याचना के रूप में एक समय नहीं बुलाया जा सकता। 40% से अधिक एक याचना के रूप में नहीं बुलाया जा सकता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। 40% की बात नहीं करते हैं हम लोग कितनी बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं 25% की बात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है सही नहीं है। और दो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि जैसा कि सेबी द्वारा निर्धारित किया गया है कि वितरित पूंजी का 12 महीने के भीतर पूरी तरह से भुगतान किया जाना चाहिए यदि वितरण का कुल आकार 500 करोड़ से कम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और एक दोषी सदस्य को एक मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता जब तक कि याचना पूंजी का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट एक तरीके से सही है, हमसे पूछा गया है गलत, तो गलत आप लोगों को सही आंसर करके बताना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि व्हेन शेयर आर फॉरफीचर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ, कौन सी अमाउंट से हम लोग शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। जब हम लोग अंशों का हरण करते हैं तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। कौन सी से हम लोग डेबिट करते हैं, हरित अंशों की चुकता पूंजी से, हरित किए गए अंशों की याचित पूंजी राशि से, या फिर हरित अंशों पर याचित नहीं की गई राशि से, या फिर एक ऑप्शन और हो सकता है कि हरित किए गए अंशों के अंकित मूल्य की राशि से। तो ऐसी कौन सी है, इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं कि पेड अप अमाउंट, कॉल्ड अप अमाउंट, या फिर अनकॉल्ड अप अमाउंट, या फिर हम लोगों की लास्ट है फेस वैल्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर। तो हम लोग जब यहाँ पे एक एंट्री डालते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इसमें जो हम लोग राशि लिखते हैं वो हमसे पूछा गया है कौन सी राशि हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग जो राशि लिखते हैं वो लिखते हैं कॉल्ड अप अमाउंट को। कॉल्ड अप अमाउंट का मतलब होता है 10 में से मान लो हम लोगों ने एक शेयर जो है वो हम लोगों का 10 रुपये का है, ठीक है, उसमें 2 रुपये हम लोगों की एप्लीकेशन के हैं, ठीक है, और 3 रुपये हम लोगों के अलॉटमेंट के हैं, और 2 रुपये हम लोगों के फर्स्ट कॉल के हैं, और 3 रुपये हम लोगों के सेकंड कॉल के हैं। इस प्रकार से कॉल मांगती है, ठीक है, कंपनी। एक एग्जांपल है कि मान लो उसने ये कॉल दे दी और ये वाली कॉल उसने नहीं दी, अब ये वाली कॉल भी उसने नहीं दी, तो हमने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, उसका जो हरण किया वो यहीं पर कर लिया, फर्स्ट कॉल पर ही उसका हरण कर लिया, क्योंकि सोचा है कि अलॉटमेंट नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो लास्ट कॉल क्या देगा। तो इस हिसाब से कंपनी ने क्या किया, यहीं पर हरण कर लिया उसका। तो उसकी जो कॉल्ड अप अमाउंट है उसको हम लोग देखेंगे, तो उसकी कॉल हमने उसकी कितने की मांगी है, उतने कॉलें जो मांगी हैं उससे हमने 3 की कॉल तो मांगी नहीं है, तो उसे हमने इनकी कॉल मांगी है, ये जो सामने लिखी हैं, तो इनका जो है योग है ये 7 अमाउंट है, 7 रुपये। तो हमने 10 की जगह उससे कितने मांगे हैं, 7 रुपये ही मांगे हैं, और 7 रुपये में उसने 2 रुपये दिए हैं और 5 रुपये हमें नहीं दे पाया है। तो इसलिए इस अमाउंट में हम लोग यहाँ पर कौन सी अमाउंट लिखते हैं, जी हाँ, इतने शेयर हम लोग मान लो 100 शेयर का हरण करेंगे और 7 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे आएंगे हमारे 700, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से नहीं आएंगे, कॉल्ड अप अमाउंट से हम लोग लिखते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि पार्ट ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड, मतलब कि पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जा सकता है क्या कहलाता है, या फिर कहलाता है। कौन सी पूंजी कहलाती है, रिजर्व कैपिटल कहलाती है, अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है, इशूड कैपिटल कहलाती है, या फिर ऑथोराइज कैपिटल कहलाती है। जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे तो मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, शेयर को पढ़ाऊँगा डिटेल में, और रिडम्पशन को पढ़ाऊँगा, प्रेफरेंस शेयर को पढ़ाऊँगा, और प्रेफरेंस शेयर के इशू भी पढ़ाऊँगा, प्लस उसका रिडम्पशन भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अमल कमीशन के बारे में आप लोगों को जानकारी बताऊँगा, पूरा कॉर्पोरेट अकाउंट आप लोगों को अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, लिक्विडेशन की भी आप लोगों को अच्छी तरीके से बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल MCQ में प्रैक्टिस कीजिए, और अब जल्द से जल्द आप लोगों को डिटेल में क्लास भी मिलने वाली है, ठीक है।
चाहे थ्योरी की बात करें चाहे न्यूमेरिकल की बात करें, हम लोग सभी की बात करेंगे आप लोगों की। उससे क्या होगा कि बीकॉम भी आप लोगों की अच्छी तरीके से कवर हो सकती है अगर ये वीडियो को देखा जाए तो, ठीक है। तो वह पूंजी का हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है, लिक्विडेशन के समय मांगा जाता है, वाइंडिंग अप के समय मांगा जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि जो अपहरण अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश अपहरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो अंश हरण खाता है, अंश हरण खाते का शेष हम लोग किस में दिखाते हैं, तो सामान्य संचय में दिखाते हैं, लाभ हानि खाते में दिखाते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में दिखाते हैं, या फिर संचय खाते में दिखाते हैं, कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर डिस्कस किया हुआ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर इज शो ऑन। कहाँ पे हम लोग उसको शो करेंगे? अगर मान लो हमने 10 रुपये का शेयर था और उससे कम शेयर होल्डरों से कितने लिए? 12 रुपये, मतलब पब्लिक से कितने लिए? 12 रुपये। तो ये जो 2 रुपये हमने जो एक्सेस अमाउंट है, जो ज़्यादा अमाउंट ली है, उसको हम लोग कहाँ पर शो करेंगे? तो ये जो है हम लोगों का, ये इसी को बोलते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। पिछली क्लास में एक एमसीक्यू हम लोगों ने इसी संबंधित किया था, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बात आती है इसे हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम दिखाया जाता है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो आता है आप लोगों का रिजर्व के में, ठीक है। अब रिजर्व कहाँ आता है? तो आप लोगों को पता है कि रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है। तो इसलिए जो आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, ठीक है। तो इसे कहाँ दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग कंपनी की बात करें कि कंपनी अधिनियम कौन सा है जो प्रीमियम को लगाता है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52, कौन सी धारा है? 52 के अनुसार, ठीक है। चलो आगे जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो और भी इनको देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि यदि शुद्ध लाभ जो है वो 2,25,000 है और कर जो है वो 25,000 है, शुद्ध संपदा जो है वो 10 लाख है, तो अंशधारियों की संपदा पर प्रत्यय की दर, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात की गई है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रुपए मिल रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए आप लोग ध्यान से कि मिल कितने रहे हैं? प्रॉफिट में अगर बात करें कि नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कहा जाए तो नेट प्रॉफिट जो है वो है 2,25,000। टैक्स माइनस करते हैं हम लोग, तो टैक्स को माइनस कर दीजिए, वो कितना है? 25,000। तो अब अमाउंट कितनी है? तो अब अमाउंट बची हमारे पास 2 लाख। अब ये 2 लाख किसको मिलेंगे? तो 2 लाख मिलेंगे इनको। अब बात आती है कि आंसर की बात आती है, तो इसमें जो कहा गया है कि शुद्ध लाभ जो है वो शुद्ध लाभ है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते ग्रॉस प्रॉफिट की तो हम लोग इसमें टैक्स माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे जो है ये नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पे जो है 2,25,000 में टैक्स पहले से माइनस है, ठीक है। 2,25,000 कमाए हैं और कितने रुपए लगाने के बाद? तो रुपए लगाए हैं 10 लाख। उसमें रेट पूछा है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है इक्विटी शेयर की, तो 3 बिंदु यहाँ से कैंसिल, 2 यहाँ से कैंसिल, और ये जो 10 है यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हो गया 225 और भाग देंगे अगर हम लोग 10 से, तो आंसर आएगा 22.5 के हिसाब से, 22.5% के हिसाब से इक्विटी शेयर को रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो इसीलिए पूछा था रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि सेबी के अनुसार सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम जो आवेदन राशि होती है वो उससे अधिक नहीं होती है। एप्लीकेशन जो अमाउंट होती है या फिर फर्स्ट कॉल होती है, सेकंड कॉल होती है, कोई भी अमाउंट होती है वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 15% से, 20% से, 25% से, 30% से, या फिर 15 से 20 के बीच में। तो मैंने अभी आप लोगों को दूसरे नंबर क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ 40% लिखा था वहाँ गलत था, कितना था वहाँ सही था, 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जो है आवेदन की राशि है वो 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए और 5% से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि यदि कंपनी के संस्था के अंतर नियम, मतलब कि MOA एक होता है, अगर हम लोग बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करें, कंपनी के प्रमुख प्रलेख, बेसिक डॉक्यूमेंट की बात करें तो कौन कौन से होते हैं। एक होता है पार्षद अंतर नियम, एक होता है पार्षद सीमा नियम, एक होता है हम लोगों का प्री विवरण जिसे प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, MOA AOA। तो इनकी बात करते हैं। तो अगर मान लो यदि कंपनी के संस्था के अंतर नियम बकाया मांगों हेतु दी जाने वाली ब्याज की दर के बारे में कुछ ना कहा गया हो तो निदेशक की दर से ब्याज प्रभावित कर सकते हैं। तो मान लो कंपनी जो है उसमें, कंपनी के जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं उसमें कोई बात नहीं लिखी हुई है ब्याज के बारे में, तो उसमें अगर वही बात नहीं लिखी हुई है तो उनमें अगर बात नहीं लिखी हुई है तो कितने % से ब्याज दिया जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में कंपनी अधिनियम कौन सा है, कंपनी अधिनियम, एक बात करें हम लोग कंपनी अधिनियम 1956 की, और एक बात करते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की। ठीक है, ये दो बातें हैं। जब कंपनी अधिनियम 1956 लागू था तब जो है ब्याज की दर मान लो सीमा नियम में ना लिखी हो तो वो जो ब्याज की दर थी वो थी 5%। कितनी थी? 5%। लेकिन अब कितनी है? तो अब हो गई है 10%। कितनी हो गई है? 10% हो गई है। और तो इसका जो राइट आंसर है वो अगर पुराने के हिसाब से देखा जाए तो 5% है, क्योंकि इसमें 10% का आंसर ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि 2013 के अकॉर्डिंग तो 10% उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर की बात करते हैं, अंशों का मूल्यांकन की बात करते हैं, अंशों का मूल्यांकन, और अंशों के मूल्यांकन की विधियों की बात करते हैं। तो कौन कौन सी विधि होती है? एसेट्स मेथड होती है, यील्ड मेथड होती है, सुपर प्रॉफिट मेथड ये जो है ये नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है कि इनमें से निम्न में से कौन से अंशों के मूल्यांकन की विधि नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कि कौन कौन सी विधि होती हैं? तो एक तो होती है हम लोगों की एसेट्स वैल्यूएशन, एक होती है एसेट्स वैल्यूएशन मेथड। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में संपत्ति
मूल्यांकन विधि। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, तो उसे बोलते हैं यील्ड मेथड। यील्ड ये लिखी हुई है, यील्ड वैल्यूएशन मेथड, इसे बोलते हैं उत्पाद मूल्यांकन विधि। और लास्ट वाली होती है फेयर वैल्यू मेथड। कौन सी होती है, फेयर वैल्यू मेथड, इसे बोलते हैं उचित मूल्य विधि। इसे क्या बोलते हैं, उचित मूल्य विधि। तो ये 3 विधियां होती हैं। इसमें पूछा गया था कि अंशों के मूल्यांकन की विधि नहीं है, क्योंकि ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ये गुडविल के मूल्यांकन की विधि है। ये किसके मूल्यांकन की है, ये गुडविल के मूल्यांकन की है। तो गुडविल के मूल्यांकन की जब हम लोग बात करेंगे तब से फिलहाल हम लोग अंश की बात कर रहे हैं, तो अंश की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से, तो कंपनी अधिनियम 2013 की 55 के अनुसार जो हम लोगों को पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों से कर सकते हैं, उनका नए अंश के निर्गमन द्वारा कर सकते हैं, अंशतः उपलब्ध लाभों में से अंशतः नए अंशों के निर्गमन से, या फिर सभी सही है। तो अगर हम लोगों को एक सेकेंड, इसमें जो लिखा हुआ है कि पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन की जगह लिखा हुआ है पूर्वाधिकार अंशों के शोधन, यहाँ पे लिखाना चाहिए था क्या, शोधन। तो हम लोग जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार पूर्वाधिकार जो अंश हैं उनका शोधन की बात करते हैं, तो हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों से, नए अंशों के निर्गमन द्वारा बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों में से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि इन सभी से हम लोग इनको कर सकते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज ए, अंश आवंटन खाता है। कैसा खाता है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर इम्पर्सनल अकाउंट है, अब व्यक्तिगत खाता है। तो अंश जो आवंटन खाता है वो कैसा खाता है ये बताना है आप लोगों को। तो अंश जो आवंटन खाता है वो शेयर होल्डर से संबंधित होता है, और शेयर होल्डर एक व्यक्ति होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो और क्वेश्चन अच्छे लगे तो एसपी एजुकेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो और आगे लाता रहूँगा। ठीक है, फिलहाल त्यौहार को देखते हुए थोड़ा सा गैप हो गया है कि सभी लोग त्यौहार मनाइए, अच्छी तरीके से मनाया होगा आप लोगों ने। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करते रहेंगे ऐसे ही। तो चलिए इनको और देखते हैं कि यदि प्रस्तावित लाभांश 20% है, मतलब कि प्रपोज डिविडेंड 20% है, तो संचय में हस्तांतरित किए जाने वाले लाभ का प्रतिशत होगा 2.5%, 7.5%, 5% या फिर 10%। तो यदि जो है लाभांश की जो प्रस्तावित लाभांश है वो 20% है, तो संचय में जो हस्तांतरित राशि करेंगे उसका जो प्रतिशत है वो 7.5% है। तो इसलिए जो आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि यदि 10 रुपये के अंश जिस पर 6 का भुगतान हुआ है, ठीक है, को हरित किया गया, मान लो 10 रुपये का शेयर था, उसने 6 रुपये दे दिए, तो कितने बचे, 4 बचे, और 4 उसने नहीं दिए, तो उसका जो हमने हरण कर लिया, मतलब फॉरफीचर कर लिया, तो उसे इस न्यूनतम मूल्य का पुनर्निर्गमित किया जा सकता है। तो मतलब इन अंशों को उसे कौन से मूल्य पर, न्यूनतम मूल्य पर निर्गमित किया जा सकता है। तो देखो 6 तो उसके मिल गए, ठीक है, 6 तो उसको मिल ही गए, 4 और चाहिए, तो न्यूनतम मूल्य कितना हो गया कि 10 में से अगर हम लोग 6 मिल गए हैं तो 4 और है, तो न्यूनतम मूल्य 4 रखे। न्यूनतम मूल्य कम से कम उसे कितना रखना होगा, 4 से ऊपर भी रख सकता है, उसे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर 4 से नीचे रखेगा तो उसको पक्का घाटा होगा। इसीलिए जो न्यूनतम मूल्य की बात की गई है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ना 6 होगा ना 10 होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है कि
लाभांश का आमतौर पर इस आधार पर भुगतान किया जाता है कि लाभांश का जो भुगतान करते हैं वो हम लोग किस आधार पर करते हैं, पेड अप कैपिटल पर, अथोराइज कैपिटल पर, कॉल्ड अप कैपिटल पर, या फिर इशूड कैपिटल पर। तो लाभांश का जो भुगतान करते हैं वो हम लोग कौन सी पूंजी पर करते हैं, लाभांश का जो भुगतान करते हैं वो किस पूंजी पर हम लोग उसका भुगतान करते हैं। तो लाभांश का जो भुगतान करते हैं वो हम लोग पेड अप वैल्यू पर करते हैं, ना कि अथोराइज कैपिटल पर करते हैं। तो पेड अप कैपिटल पर हम लोग लाभांश के भुगतान की बात करते हैं तो इनका आधार होता है डिविडेंड का जो आर यूजुअली पेड ऑन, तो पेड अप कैपिटल की बात करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 2 की बात की है, और भी क्लासें आएंगी आप लोगों की अकाउंटेंसी की। तो आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो आगे लाता रहूँगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।